अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यूज। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर। इनमें से कौन सी कॉपर की ओर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है चैल्कोसाइट और पायरेट, चैल्कोसाइट पायराइट। दूसरा ऑप्शन है क्यूपराइट। तीसरा ऑप्शन है मेलाचाइट और फोर्थ ऑप्शन है ब्लू विट्रियोल। कॉपर की ओर पूछा जा रहा है, कॉपर का कंपाउंड नहीं पूछा जा रहा। कॉपर की ओर इसमें से कौन सी नहीं है। चैल्कोसाइट भी कॉपर की ओर है, क्यूपराइट भी कॉपर की ओर है और मेलाचाइट भी कॉपर की ओर है, लेकिन ब्लू विट्रियोल कॉपर का कंपाउंड है और ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ओर में और कंपाउंड में क्या फर्क है। ओर का मतलब यह है कि नेचुरली अकरिंग एक सब्सटेंस, यानी जमीन से कॉपर कौन सी फॉर्म के अंदर पाया जाता है हम उसको ओर कहते हैं, जो कि प्योर नहीं होती, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटी शामिल हो, जैसे कि चैल्कोसाइट, क्यूपराइट या मेलाचाइट। ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स हैं। ब्लू विट्रियोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं होता, बल्कि हम इसको खुद बनाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये कंपाउंड है, ये ओर नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू पर चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वेरी रेडिली बिकॉज ऑफ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं बहुत तेजी से, किस वजह से। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या ऐसे डी ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, लेट से हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो एक पार्टी होती है जिसको कहा जाता है लिगेंड। अब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लिगेंड होती है इलेक्ट्रॉन, लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल को भर देते हैं। अब अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करेंगे तो ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को भरते जाएंगे, ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स बनते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते जाएंगे, जिनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। ये हमारा सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ। ट्रांजिशन मैटर्स जो है वो ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसकी क्या वजह है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज ये है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी पैरामैग्नेटिज्म जो फिनोमिना है, पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिज्म का फिनोमिना ज्यादा होगा, या वाइस वर्सा। तो इसका सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। इसमें कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इन नेचर का मतलब यह है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक हमारा सही आंसर है, क्योंकि जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 के बाद 3d10। अगर डी ऑर्बिटल को खोल के चेक किया जाए तो डी ऑर्बिट के अंदर यानी जो डी सब शेल है इसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 डी ऑर्बिटल्स के अंदर हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, फिर एक पेयर यहाँ, फिर इसी तरह से एक पेयर यहाँ पर और एक पेयर यहाँ पे। सब डी ऑर्बिटल्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सारी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज। सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कोटिंग कौन सी है, ड्यूरेबल मेटल की कोटिंग कौन सी है जो कि आयरन के ऊपर की जाएगी ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। तो इसका आंसर है जिंक प्लेटिंग, और जिंक को गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है। ये सबसे मोस्ट ड्यूरेबल कोटिंग के अंदर आती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN इंटू 6। अभी सबसे पहले ये Cn इंटू 6 ऐसे लिखा हुआ है, Cn के बाहर 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है K3Fe। अब हमें बताना है कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना होगा, ये हमें बताना है। अगर पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, +1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा +3। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -6। यानी कि अगर K3FeCN इंटू 6 लिखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि Cn इंटू 6 पे -6 का चार्ज हो जाएगा और पोटेशियम पे +3 का चार्ज हो जाएगा। अब +3 और -6 अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। अब इस -3 को बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर चार्ज होना चाहिए +3 का, तो हमारे पास आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मोहर सॉल्ट इज, जो मोहर सॉल्ट है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O फेरिक सल्फेट। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ब्लू विट्रियोल इज, ब्लू विट्रियोल इसमें से क्या होता है, तो ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है FeSO4.7H2O इज नोन एज, FeSO4.7H2O को कहा जाता है मोहर सॉल्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 पे हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स CrH2O4 और Cl2। अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है CrH2O इंटू 4 साथ में Cl2। ये जो वाटर है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब इस -2 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे चार्ज होगा +2। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। अब हमारे पास सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी +2। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कोबाल्ट, निकेल एंड आयरन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कैन बी मैग्नेटाइज्ड, हेंस दे आर। अब आपको इन सब एलिमेंट्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा एक आंसर एक स्टेटमेंट बता दी गई है। वो स्टेटमेंट ये है कि कोबाल्ट को या निकेल को या आयरन को, लोहे को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी टेम्परेरी तौर पे इसको मैग्नेट बना सकते हैं। अब जब इसको टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बना सकते हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको टेम्परेरी तौर पर मैग्नेट बनाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली फॉर्म, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आम तौर पर क्या बनाते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। तो इसका आंसर है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स वो होते हैं कि मेटल्स के अंदर स्पेसेस होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स के दरमियान में, जहां पर हाइड्रोजन गैस अगर पास करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस उन स्पेसेस में ट्रैप हो जाती है। अब वो फिजिकल हाइड्राइड्स बना लेते हैं और इन फिजिकल हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, फॉल्स हाइड्राइड्स भी कहा जाता है और वगैरह वगैरह। तो और नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमसे पूछा जा रहा है ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स व्हाइट। जब हम हीट करते हैं तो क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के व्हाइट हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड, हमारे पास व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि चेंज हो जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या कॉपर सल्फाइड फॉर्म होता है, या फोर्थ ऑप्शन है कॉपर इज फॉर्म विच इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। इसका सही आंसर यह है कि व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फॉर्म होता है। आपने ये इक्वेशन देखी होगी, उस इक्वेशन के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का होता है CuSO4.5H2O, ये कहलाता है ब्लू विट्रियोल। अब इसके अंदर जो 5 ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से इसका कलर ब्लू हमें दिखता है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये लॉस हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है, जो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस होता है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है हमें ब्लू कलर का नहीं दिख पाता क्योंकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के प्रोड्यूस होने की वजह से हमें कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का दिखता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है
द नेचुरल मटीरियल इन विच द मेटेलिक कंपाउंड अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज। वो नेचुरल मटीरियल जिसमें कोई मेटेलिक कंपाउंड पाया जाता है जमीन के क्रस्ट के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर, उस नेचुरल मटीरियल को क्या कहा जाता है? तो उस नेचुरल मटीरियल को कहा जाता है ओर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच अकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर, विच अकर्स एज फ्री स्टेट इन नेचर। इनमें कौन सा फ्री स्टेट के तौर पर पाया जाता है नेचर के अंदर? पहला ऑप्शन है हमारे पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या प्लेटिनियम। तो हमें उन एलिमेंट्स के बारे में याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो कि फ्री इन नेचर पाए जाते हैं। हम उसको हापा मेटल्स बोलते हैं। हापा में एच से मुराद है Hg यानी कि मरकरी प्योर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सिमिलरली ए से मुराद सिल्वर Ag, और उसके बाद P से मुराद है प्लेटिनियम, और ए से मुराद दोबारा है Au से मुराद है यहाँ पर गोल्ड। ये चार मेटल्स ऐसे हैं जो कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनियम अकर्स एज फ्री स्टेट इन नेचर। अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर में से, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी ऑफ मेटल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है चीफ ओर ऑफ कॉपर इज। कॉपर की चीफ ओर कौन सी है? तो कॉपर की चीफ ओर है कॉपर पायरेट, CuFeS2, और इस कॉपर पायरेट के अंदर 6% तक कॉपर होता है। ये चीफ ओर इसलिए है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कॉपर मौजूद है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसीलिए इसको हम यूज करते हैं कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता? कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट या कैल्शियम। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A के एलिमेंट से, और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नहीं आते, इसलिए हमारा कैल्शियम राइट आंसर है। और ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मेट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ। मेट या इसका पूरा नाम होता है कॉपर मेट। ये सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है किस चीज का? कॉपर का, क्योंकि पूरा नाम ही है कॉपर मेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की सबसे प्योर फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन, हार्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले तो मान लीजिए कि स्टील अलॉय है, प्योर फॉर्म आयरन की नहीं है, तो हार्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील ये दोनों ऑप्शंस ही गलत हो गए। अब रह गया रॉट आयरन या कास्ट आयरन। तो हमारे पास सबसे इम्प्योर फॉर्म आयरन की होती है पिग आयरन, और सबसे प्योर फॉर्म होती है रॉट आयरन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉट आयरन। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है IUPAC नेम ऑफ NiCO4 इज। NiCO4 का IUPAC नेम क्या होगा? तो आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये निकल मेटल हो गया और CO कार्बोनाइल लिगेंड है, तो पहले हम लिगेंड को नाम देते हैं। अब कार्बोनाइल हमारे पास 4 हैं, तो हम बोलेंगे टेट्रा कार्बोनाइल, और उसके बाद निकिल, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल हमारा सही आंसर होगा। और निकिल का चार्ज यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो कार्बोनाइल के ऊपर 0 चार्ज होगा, तो निकिल के ऊपर भी 0 चार्ज होगा। ये पूरा इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में हमें गिवन है निकिल कार्बोनाइल, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। टेट्रा कार्बोनाइल निकिल गिवन है एक ऑप्शन, और दोबारा दूसरा ऑप्शन भी टेट्रा कार्बोनाइल निकिल गिवन है। तो देखिए इसके अंदर सही आंसर वो होगा जिसके अंदर कार्बोनाइल का C जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज भी कभी कभार आ जाती है, हम लिगेंड्स का जब भी नाम देते हैं तो हम स्मॉल लेटर्स के अंदर देते हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट इज कॉमनली नोन एज। कॉपर सल्फेट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को आमतौर पर कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है पानी को साफ करने के लिए? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इसका सही आंसर इसलिए है
क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है ऑक्सीडाइज करके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है लूनर कास्टिक मींस, लूनर कास्टिक से क्या मुराद है? तो लूनर कास्टिक कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड आइंस इन लेबोरेटरी वी यूज। जब हमें हैलाइड आइंस की डिटेक्शन करनी होती है लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर, तो हम कौन सी चीज यूज करते हैं? AgNO3, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इन चार चीजों में से क्या चीज यूज करते हैं? तो जब आपने एलिमेंट डिटेक्शन की होगी अपने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो आपने एक मैनुअल के अंदर पढ़ा होगा कि हैलाइड आइंस की डिटेक्शन के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर होता है सिल्वर नाइट्रेट। आई होप यू गेट द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है 27 पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अ मेटल फ्रॉम कोरोजन इज। अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे की बात की जाए किस तरीके से हम एक मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोजन से, पहला ऑप्शन है अलॉय बनाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, या गैल्वेनाइजिंग करना, या कोटिंग करना किसी नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की। तो सब ये सारे ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिससे हम किसी भी मेटल को रोक सकते हैं कोरोड होने से। लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जिसको हम खुद से भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन है कोटिंग विद नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। यानी कि किसी मेटल के ऊपर अगर हम पेंट कर दें, ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें, तो उससे हम उसको कोरोड होने से रोक सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे अहम तरीका है किसी भी मेटल को कोरोजन से रोकने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल कोटिंग ऑफ। जो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं या प्लेट्स हैं, इसके ऊपर एसेंशियल कोटिंग किस चीज की होती है? तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, प्लेटिनियम, निकल या सोडियम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर चारों ऑप्शंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं तो फिर हम चारों ऑप्शंस के अंदर देखते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिलहाल चौथे ऑप्शन की बात करें सोडियम, सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हमारा सही आंसर फिलहाल हो जाएगा सोडियम। सोडियम हमारा सही आंसर होगा। 30 पे बात करते हैं। 30 हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, और इसके अंदर कहा जा रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक इज। जो पहला ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और वो पहली सीरीज के अंदर ही मौजूद है, वो एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडियम, जिंक, क्रोमियम या निकल। इसका सही आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट है जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज हमने कवर किए, ये खत्म होते हैं। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है जहां मकसद ऐप की तरफ से आप डिजाइन करदा कोर्स को बाय कर सकते हैं ECAT MDCAT का, और वहां पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।